नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है महेश मिश्रा। मैं आपको पढ़ाता हूं इकोनॉमिक्स और आज मैं लेके आया हूं आपके लिए केस स्टडीज पॉवर्टी चैप्टर की। दोस्तों, पॉवर्टी चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे टर्म वन के हिसाब से। इस चैप्टर में से जरूर कुछ ना कुछ आने वाला है। तो दोस्तों, जितनी भी इंपॉर्टेंट केस स्टडीज बन सकती हैं, चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे बन सकती है इस चैप्टर पे केस स्टडी। भाई देखो, पहली केस स्टडी हमारी आज की क्या कह रही है। भाई केस स्टडी सॉल्व करने के लिए आपको उस पैराग्राफ को एक बार कम से कम रीड कर लेना चाहिए, ओवर थ्रू हो जाना चाहिए कि भाई उस पैराग्राफ में क्या दिया हुआ है। बाकी आप चाहो तो सीधा क्वेश्चंस रीड करोगे ना, तो भी आप आंसर निकाल सकते हो कि भाई केस स्टडी में किस क्वेश्चन का क्या आंसर आ सकता है। देखो जी ना, बिना केस स्टडी पढ़े हम देखते हैं आंसर निकाल सकते नहीं निकाल सकते। ये कह रहा है कि ग्लोबलाइजेशन हैड इमेंसली हेल्प्ड द फार्मर इन इंप्रूविंग देयर इनकम लेवल, द गिवन स्टेटमेंट इज। ये कह रहा है कि जब ग्लोबलाइजेशन हुई हमारी इकोनॉमी के अंदर, तो क्या हमारे फार्मर्स की इनकम इंक्रीज हुई? तो भाई आप सब इसका आंसर जानते हैं कि जो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन हुआ था, उसकी वजह से किसानों की पोजीशन में कोई खास चेंज नहीं आ पाया था, क्योंकि वो एग्रीकल्चर सेक्टर को उस एलपीजी की पॉलिसी में थोड़ा सा सबसे लास्ट में रखा गया, इग्नोर किया गया। तो दोस्तों, इसकी वजह से किसानों की इनकम में कोई चेंज नहीं आया। तो ये स्टेटमेंट ट्रू होनी चाहिए, फॉल्स होनी चाहिए? तो आंसर हो गया फॉल्स। हमने केस स्टडी बिल्कुल नहीं रीड करी, लेकिन फिर भी देखिए हमने आंसर बता दिया, बी हमारा करेक्ट आंसर आ गया। समझ रहे हो बात को? तो अगर आप केस स्टडी नहीं भी पढ़ोगे तब भी आप कुछ आंसर्स को आसानी से दे पाओगे, लेकिन अगर आपने एक बार रीड कर लिया है तो हो सकता है आपका टाइम और सेव हो जाए, अगर आपको टॉपिक के बारे में नहीं पता। क्योंकि केस स्टडी से रिलेटेड कोई ना कोई 5 में से एक क्वेश्चन तो पूछा ही पूछा जाएगा। तो भैया वहां पर ना फंस जाओ, इसीलिए आपको क्या करना जरूरी है, केस स्टडी को रीड करना जरूरी है। सीधा आंसर करोगे, हो सकता है एक दो में फंस जाओ और फिर दोबारा केस स्टडी में उसे ढूंढते रहोगे। तो भाई एक बार मोटा मोटा रीड कर लेते हैं, ताकि तुरंत ही हमें समझ में आ जाए कि क्या कह रही है हमारी केस स्टडी। आ जाओ भाई, केस स्टडी स्टार्टिंग से आ जाओ। ये रही भाई। तो कह रहे केस स्टडी पढ़ो, पाए 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चन सॉल्व करो। अब कह रहा मेनी स्मॉल लैंड ओइंग फार्मर्स एंड फार्मिंग हाउसहोल्ड्स आर एंड वेवर्स आर descending into poverty due to globalization into shock and lack of perceived income earning opportunity well performing states in India। कहने का मतलब कि भाई ग्लोबलाइजेशन हो रही थी। इस पूरी स्टेटमेंट में क्या कहना चाह रहा है कि ग्लोबलाइजेशन हो रही थी, सारे सेक्टर्स को फायदा हो रहा था, लेकिन किसान जो है वो और गरीब होते चले जा रहे थे। क्यों? इनके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं थी। वेयर हाउसहोल्ड हैव बीन एबल टू सेल एसेट्स और बोरो और जनरेट इनकम फ्रॉम ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। बाकी सब जो लोग थे वो बहुत सारे काम कर सकते थे, अपने एसेट्स को बेच सकते थे, बोरो कर सकते थे, बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज थी उनके पास, लेकिन द इंपैक्ट ऑफ सच शॉक्स मे बी ट्रांजिएंट। तो ये ट्रांजिएंट का मतलब क्या होता है कि भाई ये जो शॉक्स थे, ट्रांजिएंट का मतलब कभी लगना कभी ना लगना। हाउएवर इफ द हाउसहोल्ड has no asset to sell or no access to credit or is also able to borrow only at a exploitative rates of interest and get into a severe debt trap। बताना चाह रहा है कि अगर कोई पर्सन जिसके पास सामान बेचने के लिए नहीं है, एसेट्स नहीं है बेचने के लिए, उसे आधार नहीं मिल पा रहा है आसानी से, तो भाई क्या होगा, उसे ऐसी जगह पे उधार मांगने जाना पड़ेगा जहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि ये ट्रांजिएंट इन नेचर था, कभी तुक्का लग गया, मिल गया, कभी नहीं मिला। मतलब इनके साथ कोई ऑर्गेनाइज सेक्टर काम नहीं कर रहा था, तो किसानों की बड़ी बुरी स्थिति हो रही थी। ये लोग किस में फंस जाया करते थे दोस्तों? डेट ट्रैप में। डेट ट्रैप का मतलब क्या होता है मैं आपको समझाता हूं। भाई डेट ट्रैप के मतलब को आप कुछ इस तरीके से समझो कि भाई एक किसान है हमारा रामू। रामू गया और सेठ जी से इनने लोन ले लिया। कितने का लोन ले लिया जी? सपोज करो 10,000 रुपए का लोन ले लिया और सेठ जी इससे कह रहे हैं 20% ब्याज लूंगा, मतलब 20%। और वो 20% भी कैसा? पर मंथ, हर महीने 20%। इस 10,000 रुपए पे 2,000 रुपए का रामू भैया को ब्याज देना पड़ रहा है। अब रामू को जरूरत है, भाई भूख लगी है, खाना खाना है, पेट भरना है, खेती करनी है, मजबूरी है, अगर नहीं करेगा तो फिर कहां से करेगा। तो उसने वो 10,000 रुपए का ब्याज
ले लिया, मजबूरी है, कोई ऑप्शन ही नहीं है उसके पास। अब आदमी मरना पसंद नहीं करेगा, ये सब काम करना पसंद करेगा। 20% सिर्फ 5 महीने में अगर इसने ब्याज नहीं पे किया तो दोस्तों इसका 10,000 रुपए का लोन जो है वो कितने का हो जाएगा, 20,000 रुपए का हो जाएगा। मतलब कि रामू अगर 5 महीने के अंदर पैसा नहीं दे पाता तो 10,000 का इसे और लोन लेना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ अपना ब्याज भरने के लिए। और वो 10,000 जैसे थे वैसे के वैसे रहेंगे। और अगर वो 5 महीने में नहीं दे पाया तो भैया उस 20,000 से भी ऊपर अमाउंट में लोन लगना शुरू हो जाएगा। वो कह देगा 5 महीने तक आपने ब्याज नहीं दिया तो आपका जो ब्याज की रकम थी उसे भी मूलधन में जोड़ दिया जाएगा, और फिर 20,000 पे 20 तक का लगाना शुरू होगा, और फिर अगले 5 महीने में वो 40,000 हो जाएगा। सिर्फ 10 महीने में रामू का 10,000 का लोन 40,000 तक पहुंच चुका है दोस्तों। तो इसे कहते हैं डेट ट्रैप। तो वहां पर किसान जो है वो किसमें फंस रहे थे दोस्तों, डेट ट्रैप में फंस रहे थे जरा। अच्छा जी, अब कह रहा है द शॉक्स कैन हैव लॉन्ग ड्यूरेशन रेमिफिकेशन इन टर्म्स ऑफ पुशिंग हाउसहोल्ड्स बिलो द पॉवर्टी लाइन। The worst from this crisis is suicide। अब लोग इतने ज्यादा बुरी स्थिति में आ जाते थे, गरीबी रेखा के इतने नीचे आ जाते थे कि लास्ट में इनके पास क्या ऑप्शन बचता था, जिसको जघन्य अपराध कहा जाता है भाई, सुसाइड, जो कि सबसे बुरी चीज है। इन लोगों को मजबूरी में क्या करना पड़ता था, सुसाइड करना पड़ता था, क्योंकि वो मनी लेंडर, वो सेठ जी हमारे क्या करते थे भाई साहब, प्रेशर डालते थे इनके ऊपर ब्याज चुकाने का। और वो प्रेशर आप समझ नहीं सकते कितना बुरा होता है। किसी जिसके पास उधार होता है उस पर्सन के लिए जीना कितना मुश्किल हो जाता है। इतना लोग परेशान करते हैं उसको कि बेचारा मजबूरी में क्या कर देता है, सुसाइड कर देता है। तो दोस्तों जीवन में कभी भी कुछ भी करना, उधार तभी लेना जब आप उसको चुका पाओ। अगर नहीं चुका पाओगे तो भैया जीवन बर्बाद हो सकता है, जैसे किसानों के साथ, कई किसानों के साथ हो जाता है। क्यों भाई, क्योंकि कोई ऑर्गेनाइज सेक्टर काम नहीं कर रहा था उनके साथ, गरीबी उनकी बढ़ती जा रही थी और अमीर लोग सिर्फ इसका फायदा उठा रहे थे, गरीब बेचारे किसान बर्बाद हो रहे थे। तो भाई आगे क्या है कि स्टडी में एकदम सच्ची कहानी, एकदम सच्ची बात, सच्ची सिचुएशन लिखी हुई है कि जब आजादी हुई हमारे देश की उसके बाद से लेके किसानों को बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। ग्रीन रिवोल्यूशन जब हुआ था तो कुछ पोर्शन को काफी सारा फायदा मिला और नो डाउट उन लोगों ने काफी ग्रोथ भी करी और वो बहुत अच्छा लाइफस्टाइल जी रहे हैं, बट मेजर पोर्शन अभी भी पिछड़ा रह गया है, उस पर भी हमें फोकस करने की जरूरत है। अब आगे कह रहा है कि हाई प्रोडक्शन कॉस्ट। अब किसान के पास प्रोडक्शन कॉस्ट तो बढ़नी है, क्योंकि वो लोन लेके बीज खरीद रहा है, तो एक तो फसल उगेगी, उसको उगाने में जो खर्चा आएगा वो, प्लस जो ब्याज आ रहा है वो भी, तो प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गई। लो एंड अनस्टेबल यील्ड, अर्निंग फिक्स नहीं है, क्योंकि ज्यादा सामान उग जाता है तो जो साहूकार वगैरह हैं, जो मंडियां हैं, वो सब अलग अलग रेट पे, सस्ते रेट पे सामान खरीदती हैं किसानों से। डिक्लाइन इन वर्ल्ड प्राइसेस। अब यहां पर कह रहा है कि जब ग्लोबलाइजेशन आई तो वर्ल्ड प्राइसेस डिक्लाइन हो गए। अब क्यों डिक्लाइन हो गए भाई, क्योंकि जो ऑलरेडी डेवलप कंट्रीज हैं उन लोगों ने क्या करा, उन लोगों ने चला के चली, ग्लोबल लिखना चाहिए यहां पर, वर्ल्ड प्राइसेस। तो ये है दोस्तों ग्लोबल ग्लट इन प्रोडक्शन ड्यू टू सब्सिडीज बाय द यूएसए ने क्या करा भाई, सब्सिडीज देना शुरू कर दिया कि भाई हम तो बहुत सस्ते में अनाज देने वाले हैं, और दूसरे कंट्रीज को सस्ते में अनाज बेचना शुरू कर दिया। ओपनिंग अप ऑफ द डोमेस्टिक मार्केट ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन हैव इंक्रीज्ड द एक्सपोजर ऑफ फार्मर एंड लेड टू एग्रेरियन डिस्ट्रेस एंड सुसाइड्स स्पेशली इन द कॉटन बेल्ट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड महाराष्ट्र। अब इसकी वजह से क्या हुआ, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के किसान जो थे उनका सुसाइड बढ़ गया, क्योंकि वो जो प्रोडक्ट बना रहे थे उनको बनाने में खर्चा आ रहा था बहुत ज्यादा। तो अब उस चीज को सस्ता कैसे बेच दे कोई। जब मैंने कोई चीज 500 रुपए की खरीदी है तो मैं उसको 200 रुपए में कैसे बेच दूंगा, ये 300 रुपए में कहां से लाऊंगा, इस 300 पे ब्याज कहां से भरूंगा, मुझे इस 500 से ऊपर पैसा चाहिए। तो किसान क्या कर रहे थे बेचारे, फसल उगा के मेहनत भी कर रहे थे, और जब उन्हें सही दाम नहीं मिल पा रहा था तो वो ब्याज चुका नहीं पा रहे थे, लोन वापस कर नहीं पा रहे थे, और क्या कर रहे थे बेचारे, सुसाइड कर देते। एकदम प्रैक्टिकल केस आपको एग्जाम में पढ़ने के लिए दिया गया कि एक्चुअल में ऐसा हुआ था। द इश्यू इज नॉट वन ऑफ प्रॉफिट्स एंड हायर रिटर्न्स बट दैट ऑफ द लिवलीहुड। मतलब जिंदा रहने के लिए ये लोग प्रॉफिट कमाने के बारे में तो सोच भी नहीं रहे थे, ये लोग अपने रिटर्न के बारे में नहीं सोचे थे। ये कहते हैं भैया जितना लगा है हमारा उतना ही कवर हो जाए ताकि हम जिंदा तो रह सकें,
एंड सर्वाइवल ऑफ मिलियंस ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हु आर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, जो सिर्फ और सिर्फ खेती पे डिपेंडेंट थे, बेचारे बर्बाद हो रहे थे। अब इसके बेसिस पे हमें केस स्टडीज के आंसर देने हैं। तो दोस्तों देखिए, पहला वाला आंसर तो हमने अब यहां पर दे ही दिया था। कहां गया हमारा आंसर? ये रहा, बी आंसर आ गया था हमारा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्या कह रहा है? द मेजर फैक्टर दैट हैव बीन लेड लार्ज नंबर ऑफ फार्मर्स टू कमिट सुसाइड। ये कह रहा है किसानों को सुसाइड क्यों करना पड़ा, खुदकुशी क्यों करनी पड़ी, ये हमको बताना है भाई। तो पहला क्या कह रहा है? क्रॉप फेलियर, पेस्ट अटैक एंड ड्रॉट। बिल्कुल, ये समस्या तो भारत में हमेशा से रहती है कि कई बार फसल ठीक से नहीं हो पाती है, या फिर टिड्डों का अटैक आ गया, या फिर कीड़े मकोड़े और फसलें खराब होने लग जाती हैं, और सूखा भी कहीं कहीं पड़ जाता है। अच्छा जी, तो ये वाला रीजन तो हो सकता है भाई, यही आंसर हो सकता है हमारा। अगला पढ़ते हैं फिर भी। डेट, क्योंकि ऑल अदर हो सकता है सारे हो जाएं। डेट्स एट वेरी हाई रेट, बिल्कुल सही बात है। किसानों को जो उधार मिलता था बच्चों, वो बहुत ही ज्यादा महंगे पे मिलता था। और किससे मिलता था? सेठ जी से, मनी लेंडर्स से। अगला है शिफ्ट फ्रॉम द टेक्निकल फार्मिंग टू कॉमर्शियल फार्मिंग। जो है टेक्निकल फार्मिंग से ये लोग कॉमर्शियल फार्मिंग पे चले गए, बट इनको उसकी सही से जानकारी भी नहीं थी। अब ट्रेनिंग तो दी नहीं सरकार ने, सिर्फ बोल दिया कि हाँ ये वाली फार्मिंग करो। अब टेक्नोलॉजी नहीं है उनके पास, नए नए मॉडर्न मेथड्स नहीं है खेती करने के, बट कर रहे हैं वो कॉमर्शलाइजेशन। इसकी वजह से जमीन भी खराब होने वाली है, फसल भी बहुत अच्छी नहीं होने वाली। तो दोस्तों इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा। कंप्यूटर जी आंसर बताइए, डी इज द करेक्ट आंसर। कितना सिंपल, कितना आसान सा क्वेश्चन। तो भाई चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन और आसान। क्या कह रहा है भाई? ये कह रहा है पॉवर्टी लाइन एज यूज्ड इज द अबव केस इंप्लाइज। ये कह रहा है गरीबी रेखा क्या होती है। भाई ये कौन सी रेखा है जिसको गरीबी रेखा कहा जाता है? तो भाई आपने अगर गरीबी रेखा के बारे में सुना हो तो बता दूं आपको, ये एक ऐसी लाइन है जिस लाइन से अगर आप नीचे हो तो गरीब हो और ऊपर हो तो अमीर हो। तो ये एक लाइन ऑफ कंट्रोल कह सकते हो आप, एलओसी है। जिस लाइन के इस तरफ रहे तो आप गरीब हो गए, और इस तरफ रहे तो आप अमीर हो गए दोस्तों। तो गरीब और अमीर के बीच की जो रेखा है उसी को कहते हैं गरीबी रेखा, गरीबी रेखा या पॉवर्टी लाइन। तो यहां पर गरीबी रेखा क्या है? तो अ कट ऑफ पॉइंट ऑन द लाइन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन विच डिवाइड्स द पॉपुलेशन इनटू रिच एंड पुअर। बिल्कुल सही, जो अमीर और गरीब के बीच के डिफरेंस को दिखा दे वही गरीबी रेखा है। अ लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ड्रॉन एज 45 डिग्री। ये कह रहा है कि गरीबी रेखा ऐसी हो सकती है क्या? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसी तो नहीं होगी, ये तो गलत हो जाएगा, ये गलत आंसर है। तो गरीबी रेखा ये बिल्कुल नहीं हो सकती मेरे दोस्तों। तो इसको तो साफ कर दीजिए जरा आप। यही गरीबी रेखा होगी जो इसका आंसर हो सकता है। तो ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। भाई देखते हैं जरा आंसर क्या आ रहा है हमारा। ए इज द करेक्ट आंसर। तो समझ गए आप लोग गरीबी रेखा की डेफिनेशन। अब आ जाओ जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे, असर्शन और रीजन। तो असर्शन और रीजन करने के लिए मैंने आपको बता ही रखा है, पहले पहला वाला पढ़ो, देखो ट्रू है फॉल्स है। अगर फॉल्स आ गया तो डी आंसर, अगर ट्रू आया तो दूसरा वाला मतलब रीजन पढ़ो। ये फॉल्स है तो सी वाला आंसर। अगर ट्रू आया तो अब देखना पड़ेगा ए या बी में से कुछ भी हो सकता है। अगर उनके बीच में रीजन सही है तो ए, नहीं है तो बी। देखो जी, द मेन रीजन फॉर राइजिंग नंबर ऑफ पुअर इन रूरल एरियाज इज द स्लो ग्रोथ रेट ऑफ द प्राइमरी सेक्टर। बिल्कुल सही बात कह रहा है, 16 आने सच, 100% सही बात कही इसने कि जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर था उसमें ग्रोथ नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से क्या हो रहा था भाई? गरीबी बढ़ रही थी। रीजन क्या है? रूरल पॉवर्टी इज ऑफन द रिजल्ट ऑफ पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। ये कह रहा है कि रूरल पॉवर्टी मतलब गरीबी की बात यहां भी करी है, यहां भी गरीबी की बात कर रहा है। अब देखें सही बोल रहा है गरीबी के बारे में या गलत बोल रहा है? कि नॉर्मली गरीबी जो होती है वो किस लिए होती है? गंदा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, बेकार इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, मोबिलिटी नहीं होती, एक्सेस नहीं होता टू द मार्केट। बिल्कुल सही बात कह रहा है कि गरीबी रेखा बढ़ने का, गरीब बढ़ने का रीजन रूरल एरियाज में, गांव देहात में यही होता है कि भाई उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, मार्केट नहीं है, इनपुट नहीं है एग्रीकल्चर ठीक से बढ़ाने के लिए। तो दोस्तों एकदम सही बात है ये भी। तो सी और डी तो नहीं हो सकते, और इनके बीच में रिलेशन भी एकदम सच्चा सच्चा बैठ रहा है।
तो ये सच्चा आंसर हो गया हमारा ए। तो देखो जी, ए इज द करेक्ट आंसर। अब आ जाओ जी पांचवें क्वेश्चन पे। अभी कह रहा है कि क्या मुख्य कारण है, द मेन रीजन, जो कि एक्सप्लेन करता है कि ग्लोबलाइजेशन ने किसानों के बीच में डिस्ट्रेस, मतलब मजबूरी ला दी। उनको मजबूरी में अपना सामान बहुत सस्ते में या फिर बिना पैसों के बेचना पड़ा। इंडियन फार्मर्स को क्या दिक्कत थी? सबसे पहली बात, हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज बाय द प्राइवेट मनी लेंडर। तो ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहा है और कह रहा है कि हाई इंटरेस्ट रेट मनी लेंडर्स, भाई ग्लोबलाइजेशन का मनी लेंडर से कोई लेना देना नहीं है। ग्लोबलाइजेशन, अब ये रीजन तो है बट ग्लोबलाइजेशन का कोई रीजन नहीं है ये। अच्छा जी, चीप इंपोर्ट लीडिंग टू डिक्लाइन इन प्राइस एंड प्रॉफिट, बिल्कुल सही बात है, ये वाली बात सही है। ग्लोबलाइजेशन की वजह से दूसरे कंट्रीज का एक्सेस हमारे यहां पर बढ़ गया। उन लोगों ने, क्योंकि वो पहले से अमीर थे, वहां के किसान भी अमीर थे, उन लोगों ने इतना सस्ते में देना शुरू कर दिया कि हमारे देश के लोगों ने ही बाहर के देश के लोगों से सामान खरीदना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि भाई सस्ता मिल रहा है। तो हम लोगों ने मेक इन इंडिया को इग्नोर कर दिया, इंपोर्ट को बढ़ा दिया। तो यही सही आंसर लग रहा है। आगे पढ़ते हैं। लैक ऑफ प्रॉपर एग्रीकल्चर मार्केटिंग फैसिलिटी, इसका भी ग्लोबलाइजेशन से कोई खास लेना देना नहीं है। हम अपने देश में ही मार्केटिंग फैसिलिटी अच्छी नहीं कर पा रहे थे, ग्लोबल मार्केट की तो बात अलग है। विड्रॉल ऑफ द स्टेट इन द एरिया ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज एंड प्रोवाइडिंग टाइमली एडवाइस टू फार्मर, कह रहा है एडवाइस दे रहे थे, भाई साहब भूल गए थे आप किसानों को, एडवाइस देने की तो दूर की बात है। बिल्कुल गलत कह रहा है, गंदा बोल रहा है, यहां पर नहीं होगा। तो बी हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, तो बी ही सही आंसर है। अब चलते हैं हम अपनी दूसरी केस स्टडी पे। एक केस स्टडी से काम नहीं चलने वाला, एक और लेके आया हूं बढ़िया सी केस स्टडी आपके लिए। देखो जी क्या कह रही है, वही 1 से 5 तक के आंसर देने हैं। ये कह रहा है कि मोहन एक एग्रीकल्चर लेबर है। अब एक प्रैक्टिकल, एक किसी आदमी का एग्जांपल ले लिया हमने। अब ये क्या कह रहा है, जो कि छोटे से गांव में रहता है उत्तर प्रदेश में, इसके जो महीने की इनकम है कितनी है भाई, इनकम नहीं सॉरी खर्चा, महीने का ये 850 रुपया खर्च करता है। तो भैया 800 रुपए से ऊपर खर्च कर रहा है, गरीबी रेखा से ऊपर है। When he works on agriculture farm, he depends upon his employers and landowner for credit। ये कह रहे हैं कि ये जो है अपने मालिक पे डिपेंड करता है, इसे उधार जब मिलना हो। और ये जो मालिक है लैंड ओनर 10% पर मंथ, भैया महीने का 10%, मतलब 10 महीने में 100%। अरे भैया, मोहन रीपे द मनी बाय वर्किंग फिजिकली फॉर द लैंड ओनर ऑन हिज फार्मलैंड। अब ये पैसा उधार लेता है और उस उधार को पे करने के लिए अपने मालिक के यहां पर काम करता है, मजदूरी करता है उसी के लिए। एट अदर टाइम्स, जब मजदूरी नहीं होती तो ही डज ऑड जॉब्स, ये कुछ छोटी मोटी दूसरी जॉबें करता है भैया, लेबर वर्क या फिर जो भी उसको जीवन चलाने के लिए काम है। देयर आर सेवरल मंथ्स इन अ ईयर, ऐसे कई महीने होते हैं कि इसके पास कोई वर्क नहीं होता, कोई काम नहीं होता। दस इवन हिज बेसिक नीड्स आर नॉट मेट एंड नीड्स क्रेडिट टू मीट हिज डेली एक्सपेंस। अच्छा जी, तो भैया इसकी जो है डेली एक्सपेंसेस भी पूरे नहीं हो पाते जब मालिक क्या नौकरी नहीं कर रहा होता है, तब दिक्कत होती है भाई साहब को बहुत ज्यादा। और उस टाइम पे जो इसका मंथली का खर्चा है वो गिर के 350 रुपए तक आ जाता है, मतलब 850 से गिर के 600 नहीं 300 तक, गरीबी रेखा से बहुत नीचे पहुंच जाते हैं भाई साहब ये। अच्छा जी, अब सीधा क्वेश्चन पूछ लिया, ये एक प्रैक्टिकल आपको केस स्टडी दे रखी है कि भाई ऐसा 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 हमारे मोहन भैया के साथ हो रहा है। मोहन किसी के यहां जॉब करता था, उससे पैसा उधार लेके अपना खर्चा चलाता है। 850 रुपए जब वो जॉब करता है तब मिलते हैं, 10% का ब्याज है। और जब वो जॉब नहीं करता, छोटे मोटे काम करता है, जब छोटे मोटे काम करता है पैसा बिल्कुल नहीं आता, कई महीने उसको काम मिलता नहीं है, और जब नहीं मिलता तो इतना कम पैसा कमाता है। अच्छा जी, अब इस पे पुअर कैसा, किस टाइप का पुअर है उस पर क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें। ओवर द इयर्स हिज डेब्ट विल, अब ये कह रहा है कि अगर बहुत साल बीत जाएंगे तो क्या ये अपना उधार चुका पाएगा? उधार चुका पाएगा क्या? नहीं चुका पाएगा, क्योंकि जब वो मालिक के यहाँ काम नहीं कर रहा है तब तो वो और गरीबी में जी रहा है, और जब मालिक के यहाँ काम कर भी रहा है तो मालिक ने इतना ज्यादा उससे ब्याज चार्ज कर रखा है कि वो उस ब्याज को कभी भर ही नहीं पाएगा, बल्कि उसका जो प्रिंसिपल अमाउंट है, मूलधन जो है वो भी बढ़ता चला जाएगा।
तो कह रहा है कि ओवर द ईयर हिज डेट विल इंक्रीज बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन इंटरेस्ट एंड नॉन रीपेमेंट ऑफ द मंथली अमाउंट। बिल्कुल सही कह रहा है कि मंथली वो इंटरेस्ट तो भर नहीं पा रहा। भाई अगर 10,000 रुपए का उसने लोन लिया है दोस्तों, तो 1,000 रुपए तो क्या हो गया उसकी, 1,000 रुपए क्या हो गया भाई, उसका ब्याज हो गया। अब अगर उसने किसी एक महीने में सिर्फ 350 रुपए कमाए, तो उस 350 में क्या खाएगा और क्या ब्याज देगा बेचारा, तो बड़ा नुकसान वाली बात है। तो यही सही आंसर होना चाहिए इसका। बाकी पढ़ के देखते हैं। रिमेन कांस्टेंट, बिल्कुल गलत बात है, कांस्टेंट तो नहीं रहेगा क्योंकि ब्याज तो बढ़ रहा है। रिड्यूसेस, तो ये तो हो ही नहीं सकता। बी टोटली रीपेड, ये कह रहा है कि पूरा पे कर दिया जाएगा। भाई ये डिपेंड करता है कि वो किसी महीने में बहुत सारा पैसा कमा ले तो ही ये पॉसिबल है, बट ऐसा हमें केस स्टडी में दिया नहीं है। तो हमारा आंसर क्या आ जाना चाहिए दोस्तों, ए हमारा सही आंसर आ जाना चाहिए। तो ये हमारा सही आंसर हो गया। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई हमारा, कहां गया आगे। ये कह रहा है मोहन फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ, कौन सी कैटेगरी में आता है भाई, क्रॉनिक पुअर, चर्निंग पुअर, ट्रांजिएंट पुअर या फिर नॉन पुअर। भाई 4 तरह के पुअर की बात करिए यहां पर। क्रॉनिक पुअर वो होते हैं दोस्तों जो हमेशा गरीब होते हैं, हमेशा गरीब, या इसे आप कैसे थोड़ा सा आसानी से याद रखो, ऑलवेज पुअर कह सकते हो आप। ठीक है जी, अंग्रेजी में लिखोगे तो याद रहेगा आपको, ऑलवेज पुअर। शर्निंग पुअर का मतलब होता है वो पुअर जो अक्सर इन एंड आउट होते रहते हैं गरीबी में। कभी ये गरीब हो जाते हैं, कभी ये गरीब नहीं होते। अगर हम एक डायग्राम बनाएं तो क्रॉनिक पुअर का कैसा बनेगा दोस्तों, ये हमेशा ही नीचे रहते हैं, नीचे ही चलते रहते हैं, कभी इस लाइन को क्रॉस नहीं कर पाते बेचारे। ये गरीबी रेखा है, गरीबी रेखा, ये गिर रेखा से नीचे ही रहते हैं। और क्रॉनिक पुअर कैसे होते हैं, ये इस तरीके से काम करते हैं, बार बार गरीबी के ऊपर, गरीबी के नीचे, फिर थोड़ी देर तक ऐसे 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 नीचे, फिर ऊपर, फिर थोड़ी देर नीचे, फिर ऐसे ऊपर। इस तरीके से इनका ग्राफ चलता रहता है, कभी गरीबी रेखा के ऊपर, कभी नीचे। तो ये अक्सर गरीबी रेखा के ऊपर जाते रहते हैं और फिर नीचे आ जाते हैं, और फिर जाते रहते हैं और फिर नीचे आ जाते हैं। ट्रांजिएंट पुअर कौन से होते हैं दोस्तों, इनका ग्राफ कुछ इस तरीके से मान के चलो आप कि ये ज्यादातर तो गरीबी रेखा से नीचे ही रहते हैं, ऐसे जंप करते रहते हैं, कभी कभी ऐसे गलती से ऊपर आ जाते हैं। तो ये कौन से हो गए हमारे, चर्निंग पुअर, ट्रांजिएंट पुअर। और नॉन पुअर का मतलब वो होता है ऐसे लोग जो हमेशा गरीबी रेखा से ऊपर ही रहते हैं, तो कभी इसके नीचे नहीं आते। तो भैया मोहन कौन सी कैटेगरी में आएगा, भाई जब मालिक क्या नौकरी करता है, जब इसके पास काम होता है तो 850 रुपए तक खर्च कर देता है, और फिर जब काम नहीं होता साल में तो ये 350 रुपए तक भी अपना काम चलाता है। तो ये कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे, कभी ऊपर, कभी नीचे। इसका मतलब ये गरीबी रेखा में इन और आउट करता रहता है। तो आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों इसका, बी हमारा आंसर। भाई बता दो जरा क्या आंसर है, बी इज द करेक्ट आंसर। अब आ जाओ जी थर्ड क्वेश्चन पे। मोहन लाइज अबव द पॉवर्टी लाइन ड्यूरिंग द मंथ व्हेन ही वर्क्स ऑन एन एग्रीकल्चर फार्म, द गिवन स्टेटमेंट इज, बिल्कुल सही, केस स्टडी से ही आंसर दे दिया है आपको। हाँ जी बिल्कुल सही है, क्योंकि उस टाइम पे वो 850 रुपए के आसपास मंथली खर्च कर रहा है ऑन एन एवरेज। तो इज द करेक्ट आंसर। अच्छा जी चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, द मेजर प्रॉब्लम विद यूजिंग मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर एज अ प्रॉक्सी ऑफ इनकम टू आइडेंटिफाई द पुअर इज आर। ये कह रहा है कि जब आप गरीबी को मेजर करते हो कि कौन अमीर है कौन गरीब है, और आप उस टाइम पे एक्सपेंडिचर महीने में वो कितना खर्च कर रहा है, आप इसको बेस मान के आप अपनी पॉवर्टी लाइन का हिसाब किताब निकाल लो, गरीब कौन है अमीर कौन है ये पता लगा रहे हो दोस्तों। तो यहां पर एक समस्या आ जाती है, क्या समस्या आती है हमें वो बताना है। तो वो सबसे पहली समस्या इसमें यही है कि भाई जब आप सिर्फ खर्चे की बात करोगे ना, तो आप एक लाइन फिक्स कर दोगे, उस लाइन से ऊपर वाले को तो आप हमेशा क्या मान के चलोगे दोस्तों, अमीर, और उस लाइन से नीचे वाले को हमेशा क्या मान के चलोगे, गरीब। ये तो अमीर हो गया, ये गरीब हो गया। अब ये गरीब यहां पर भी लाई कर सकता है और ये गरीब यहां पर भी लाई कर सकता है। तो क्या इस वाले गरीब में और जो लाइन के पास जो गरीब है, यहां पर सपोज करो मिस्टर एक्स है, यहां पर मिस्टर वाई है, तो क्या मिस्टर एक्स और वाई में फर्क होगा नहीं होगा।
मिस्टर एक्स को ही मिस्टर वाई तक पहुंचने में कई साल लग जाएंगे भाई साहब। ये बहुत गरीब है और ये गरीबी रेखा से जस्ट नीचे है, तो इसको ज्यादा मदद की जरूरत है। अगर हम इसकी हेल्प करें भाई, ये तो हो सकता है थोड़ी बहुत हेल्प करने के बाद ही ऊपर चला जाए, लेकिन इसको तो बहुत मदद की जरूरत है तभी ऊपर जा पाएगा। तो ये वाली समस्या बड़ी ज्यादा आ जाती है। हम इसको भी गरीब मानते हैं, इसको भी गरीब मानते हैं, और इसकी मदद किए जा रहे हैं, ये बेचारा मरे जा रहा है, सुसाइड कर ले रहा है बेचारा टेंशन में आके, ये भीख मांगनी पड़ रही है इसको, इतनी समस्या आ रही है इसके साथ। तो यही वाली समस्या हमें यहां पर ढूंढने की दे रखी है क्या, इट डज नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन द वेरी पुअर एंड अदर पुअर। बिल्कुल सही बात, यही आंसर लग रहा है मुझे तो। इट ग्रुप्स द पुअर एंड मेक्स इट डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई हु अमंग द पुअर नीड हेल्प द मोस्ट। ये वाली भी आंसर भाई एकदम सही लग रहा है। पहले तो इन्होंने बोला कि डिफरेंस नहीं करता, तो ये वाला तो है ही, और यहां से समस्या भी हो जाती है। अच्छा, ऑल ऑफ द अबव वाले भैया भी दिए हुए हैं, तो भैया वही आंसर बनने वाला है। आप देखो तीसरा और पढ़ो, ओनली एक्सपेंडिचर ऑन फूड एंड अदर आइटम्स आर कंसीडर्ड बाय दिस, में स्पेस हटा देते हैं मेजर। ये कह रहा है कि यहां पर सिर्फ खाने पीने को ही हम माइंड कर रहे हैं, तो भाई तीनों के तीनों सही आंसर है हमारे। तो ऑल ऑफ द अबव सही आंसर, कंप्यूटर जी बता दीजिए जरा, डी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चरल लेबर्स लाइक मोहन, लेबर्स ही है, लेबर नहीं है, डिपेंड अपॉन लोन फ्रॉम इनफॉर्मल सेक्टर। भाई ऐसे बहुत सारे हैं जिनको अपने मालिक से उधार लेना पड़ता है और उधार चुका नहीं पाते बेचारे, मालिक उनका शोषण करता रहता है। तो भाई ये विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट दिस सेक्टर इज करेक्ट, दे आर गवर्नमेंट बॉडीज टू सुपरवाइज इनफॉर्मल सेक्टर। बिल्कुल गलत बात है, सरकार तो बिल्कुल ध्यान नहीं देती इन लोगों पे, सरकार चाहती है कि बेचारा गरीब दबाता जाए। अच्छा जी, मनी लेंडर्स आस्क फॉर रीजनेबल, ये भी बिल्कुल गलत बात है, वो तो बहुत ज्यादा ब्याज लेते हैं बेचारे, किसान को बर्बाद कर देते हैं। कॉस्ट ऑफ इनफॉर्मल लोन्स टू द बोरोवर्स इज क्वाइट हाई, यही बात है। मनी लेंडर यूज फेयर मीन्स, बिल्कुल फेयर मीन्स तो नहीं करते, तो ये सी हमारा सही आंसर है। मनी लेंडर जो होते हैं बहुत ही ज्यादा हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं, तो सी हमारा करेक्ट आंसर हो गया दोस्तों। तो हमने कर लिया भाई 5 क्वेश्चन खत्म इस वाली केस स्टडी के भी, तो हमने 2 केस स्टडी निपटा दी आज। तो दोस्तों ऐसे ही आपको इस चैप्टर में बेस्ड केस स्टडीज आने वाली हैं। तो भाई अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है हमारे चैनल को, तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों।